नमस्कार दोस्तों, आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे जो एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई ऑल वनडे एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है और बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। कैलेंडर का जब क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ही समय लग जाता है, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। आज के बाद आप कैलेंडर को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो कभी भी कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। आइए हम समझते हैं कैलेंडर। पहले हम समझते हैं कैलेंडर में सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होता है? आप लोग जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होता है। कितने होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। फिर हम देखेंगे एक वर्ष में कितने दिन होता है। अगर हम देखें साधारण वर्ष की बात करें, अगर साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में डिफरेंट क्या होता है, बात समझिए। जो वर्ष 4 से भाग देने के बाद कट जाए वह वर्ष लीप वर्ष होता है। जो वर्ष 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वह वर्ष लीप वर्ष होगा और उसमें फरवरी 29 की होती है। और जो वर्ष 4 से भाग देने के बाद नहीं कटता है वह वर्ष साधारण वर्ष होगा, उसमें फरवरी 28 की होती है। तो साधारण वर्ष किसे कहते हैं? हम लिख सकते हैं जो वर्ष 4 से विभाज्य नहीं होता है, विभाज्य नहीं होता है। जैसे में आप देख सकते हैं 2013, 2014, 2018, 2021। इसमें अगर आप देखें 2013 में फरवरी 28 की होगी। आप लिख सकते हैं जो वर्ष 4 से विभाज्य नहीं होता है वह वर्ष साधारण वर्ष होगा और उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। 28 दिन की होती है, नोट करिए। उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। जैसे 2013 है, 2013 में यदि आप 4 से भाग करोगे 2013 डिवाइड नहीं होगा 4 से और इसमें फरवरी 28 की मिल जाएगी। 2014 भी 4 से नहीं कटेगा, उसमें फरवरी 28 की मिल जाएगी। 2018 भी 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, उसमें फरवरी 28 की मिल जाएगी। और 2021 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, उसमें फरवरी 28 की होगी। बहुत सारे ऐसे वर्ष मिलेंगे जिसमें फरवरी 28 की होगी। हर 4 साल बाद ऐसा होता है कि फरवरी 29 की होती है, हर 4 साल बाद। अगला देखना ध्यान से, लीप वर्ष किसे कहते हैं? आप समझ पाए साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जो वर्ष 4 से विभाज्य नहीं होता है वह वर्ष साधारण वर्ष होगा, उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं, जैसे 2013, 2014, 2018, 2021। इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, अर्थात रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। लेकिन यहां 0 नहीं मिलेगा, देखना 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। देख लो 4 से भाग करके, 4 5 20 कैंसिल हो गया, 1 उतारेंगे, 4 0 0, फिर 3 उतारेंगे, 4 3 12। यहां देखना रिमाइंडर 1 आ गया ना, ये 4 से नहीं कटा, शेषफल 1 आ गया, या 4 से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए फरवरी इसमें 28 की होगी। इसमें फरवरी 28 की होगी। आइए हम समझते हैं लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष समझते हैं जो वर्ष 4 से विभाज्य हो जाता है
हो जाता है वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जैसे वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है और उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। और उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। जैसे नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे पता चला 2004, 2008, 2012, 2016, ये देखना 4 से पूरी तरह से डिवाइड होगा और इसमें फरवरी 29 की होगी। आप देख पाए, अगर आपको पता है 4 का विभाज्यता का नियम, तो आप बहुत ही कम समय में चेक कर पाएंगे। 4 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई और दहाई के 2 अंक अगर 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। इकाई और दहाई के 2 अंक यदि 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो देखना ध्यान से, पूरी ए तो कटेगा, इसमें फरवरी 29 की ए भी कटेगा, फरवरी 29 की ए भी कटेगा, फरवरी 29 की ए भी कटेगा, फरवरी 29 की। तो जो वर्ष 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए उसमें फरवरी 29 की होती है। और दिनों की संख्या देखना ध्यान से, दिनों की संख्या 366 दिन होता है। अगर आपसे कोई पूछे लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितना होता है तो हम बताएंगे 366, और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन होता है। ये चीज नोट करिएगा, 365 साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। इतना नोट करिए, लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। आप कैसे पहचानेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष? आप हमारी बात को अगर समझ पाए होंगे, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आइए हम देखते हैं साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं और कितने शेष दिन बचते हैं। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होता है। तो देखना ध्यान से, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 है। अब देखना साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं और कितने शेष दिन होता है, जिसे हम विषम दिन कहते हैं, जिसे हम 8 डेज कहते हैं। देखना ध्यान से, अगर हम देखें 365 दिन में कितने सप्ताह हैं, अगर आप समझे होंगे एक सप्ताह बराबर आपको मिला है कितना, 7 दिन, 7 दिन। एक सप्ताह बराबर 7 दिन, एक दिन बराबर अगर आप समझे 1/7 सप्ताह, 1/7 सप्ताह। तो 365 दिन बराबर 365/7 सप्ताह हो जाएगा। 365 दिन बराबर 365/7 सप्ताह। बात समझ रहे हमारी? अगर हम यहां 7 से भाग दे दें तब ये पता चल जाएगा कि 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं और कितने शेष दिन बचते हैं। तो देखना ध्यान से, बात ध्यान से समझना। 7 × 5 = 35, यहां शेषफल 1, 5 उतारेंगे, 7 × 14। तो यहां जो शेषफल आया 1 आया, इसी को शेष दिन बोलते हैं या इसी को विषम दिन बोलते हैं या इसे इंग्लिश में 8 डेज बोलते हैं। और ये जो मिल के आया भागफल, ये आपका सप्ताह है। अगर आपसे कोई पूछे एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं और कितने विषम दिन होता है, तो हम कहेंगे एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होता है और एक विषम दिन होता है या फिर एक शेष दिन होता है। इस चीज को याद रखना, एक विषम दिन या फिर एक शेष दिन। इतना नोट करिए, एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं और कितने विषम दिन होता है, आप यहां समझ पाए होंगे। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और फिर एक विषम दिन। कैसे हम देखें, यहां देख पाए एक सप्ताह बराबर 7 दिन, एक दिन बराबर 1/7 सप्ताह, 365 दिन बराबर
365/7 सप्ताह। 365 में जब आप 7 से भाग करोगे तो भागफल 52 मिल जाएगा और शेष फल जो मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, जिसे हम शेष दिन बोलेंगे या फिर विषम दिन बोलेंगे। नोट करिए, हम आगे चलते हैं, लीप वर्ष के बारे में समझते हैं। लीप वर्ष में कितने विषम दिन और कितने सप्ताह होते हैं, देखना ध्यान से। लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है और 366 दिन में कितने सप्ताह और कितने विषम दिन? तो आप 7 से भाग करेंगे। आप क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। देखना ध्यान से, जब आप 7 से भाग करेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कितने सप्ताह होते हैं और कितने विषम दिन होता है। देखना ध्यान से, 7 × 5 = 35, 1 आ गया, 6 × 48, 7 × 14। यहाँ विषम दिन जो आया वह 2 आया। इसी को हम विषम दिन बोलते हैं या फिर इसी को आप शेष दिन भी बोल सकते हैं, शेष दिन। और ये जो आया है ये आपका सप्ताह है। नोट करिए, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होता है और 2 विषम दिन होता है। हम जो निकालेंगे अभी, जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है जिसकी, उसकी आवश्यकता है शेष फल को। शेष फल के आधार पर हम दिन को बताएंगे। अभी आगे चलते हैं तब आपको हम बताएंगे। अगर शेष फल 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे सोमवार। अभी आगे हम समझाते हैं। बात यही, जितना शेष फल आएगा उसी शेष फल के आधार पे हम दिन को बताएंगे। तो नोट करना, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होता है और 2 विषम दिन होता है। ये चीज याद रखना, एक साधारण वर्षों में 52 सप्ताह, 1 विषम दिन, और एक लीप वर्षों में 52 सप्ताह, 2 विषम दिन। ये चीज याद रखना। हम आगे चलते हैं अगले। आइए समझते हैं शताब्दी वर्ष क्या है। शताब्दी वर्ष क्या है? जो वर्ष 100 से डिवाइड हो जाए वही वर्ष शताब्दी वर्ष होता है। या फिर इकाई और दहाई के 2 अंक अगर 00 हैं, इकाई और दहाई के 2 अंक अगर 00 हैं तो वह वर्ष शताब्दी वर्ष होगा। देखना, जैसे आप लिख सकते हैं, जो वर्ष 100 से विभाज्य हो वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाएगा। शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे, या फिर आप ये कह सकते हैं, या जिस वर्ष के इकाई और दहाई के 2 अंक दो अंक 00 हो, वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। दोनों आप डिफिनेशन नोट कर सकते हैं। जो वर्ष 100 से पूरी तरह से विभाज्य हो वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। या फिर जिस वर्ष के इकाई और दहाई के 2 अंक 00 मिल जाएं वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, यह सब शताब्दी वर्ष है। देख पा रहे हैं लास्ट के 2 जीरो आपको मिल रहे हैं। इकाई और दहाई के 2 अंक 00 है और सारे जो वर्ष दिया गया है यह सब 100 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। अगर इसमें आपको शताब्दी लीप वर्ष पता करना है
देखना ध्यान से, शताब्दी लीप वर्ष क्या है। अभी तक हम सिर्फ देखे शताब्दी वर्ष क्या है, इसके बाद देखेंगे हम शताब्दी लीप वर्ष क्या है। शताब्दी लीप वर्ष हम पता कैसे करेंगे। शताब्दी वर्षों में हम 400 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, शताब्दी वर्षों में हम 400 से भाग करते हैं, और जो शताब्दी वर्ष 400 से पूरी तरह से कट जाएगा वह शताब्दी वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। आप लिख सकते हैं कि जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य हो, जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य हो वह शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। वह शताब्दी वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। और उसमें फरवरी 29 दिन की होगी, और उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल में आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, यह आपका शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। देखना ध्यान से, 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और वही वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है, और उसमें फरवरी 29 दिन की होगी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे चलते हैं, शताब्दी साधारण वर्ष के बारे में समझते हैं। आइए देखते हैं शताब्दी साधारण वर्ष। शताब्दी साधारण वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड नहीं होता है वह शताब्दी वर्ष शताब्दी साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, डिफिनेशन लिख रहे हैं, जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य नहीं होता है वह शताब्दी जो शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य नहीं होता है वह शताब्दी वर्ष शताब्दी साधारण वर्ष कहलाता है। शताब्दी साधारण वर्ष कहलाता है। जैसे, और उसमें एक चीज और लिख लो, और उसमें फरवरी 28 दिन की होगी, और फरवरी उसमें 28 दिन की होगी। जैसे नोट करिए, जैसे 1300, 1400, 1500, 1800, देख सकते हैं यह शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड नहीं होगा, और इसमें फरवरी 28 की होगी, और यही आपका शताब्दी साधारण वर्ष कहलाएगा। आप नोट कर सकते हैं, जैसे में 1300, 1400, 1500, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 आप नोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रकार से। आइए हम आगे समझते हैं।
चलिए देखते हैं, आप समझ पाए होंगे शताब्दी लीप वर्ष क्या है, शताब्दी साधारण वर्ष क्या है। शताब्दी लीप वर्ष हर 400 साल बाद एक बार आता है। हर 400 साल बाद एक बार आता है शताब्दी लीप वर्ष। हमारी बात को हम समझ पाए होंगे। वैसे जो साधारण वर्ष है वैसे हर 4 साल बाद आता है। कैसे पहचानेंगे साधारण वर्ष, आपको हम बताएं, शताब्दी लीप वर्ष जो 100 से डिवाइड हो जाए वही शताब्दी लीप वर्ष है, और जो 100 से डिवाइड ना हो वही शताब्दी साधारण वर्ष है। उसके अलावा जो भी रहेगा, अगर इकाई के अंक पर 1 जीरो है और वह 4 से भाग देने पर डिवाइड हो जा रहा है तो वह लीप वर्ष होगा। उसमें फरवरी 29 की होगी, लेकिन वह 4 साल बाद ऐसा होता है, 4 साल बाद ऐसा होता है जो आपके ईयर चलते हैं। जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020 में फरवरी 29 की थी। इसके बाद जो आने वाला है 2024 उसमें फरवरी 29 की होगी। जो बीत चुका है 2016 उसमें फरवरी 29 की थी। तो हर 4 साल बाद उसमें ऐसा होता है कि फरवरी 29 की आ जाए, लेकिन शताब्दी लीप वर्ष में हर 400 साल बाद ऐसा आता है कि फरवरी 29 की आ जाए। एक बात और याद रखना कि जैसे 100, 200, 300 ये सब जो है 100वां 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। याद रखना ध्यान से, 100वां वर्ष 200वां वर्ष और 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता। लेकिन जो 400वां वर्ष है वह लीप वर्ष होगा। 400वां वर्ष लीप वर्ष है। इसके बाद फिर देखना ध्यान से, 500, 600, 700 यह सब लीप वर्ष नहीं होगा। फिर 800वां वर्ष लीप वर्ष होगा। तो याद रखना ध्यान से, 100वां 200वां 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। फिर 400वां वर्ष लीप वर्ष है, 800वां वर्ष लीप वर्ष है, अर्थात शताब्दी लीप वर्ष है। इसमें फरवरी 29 की होगी। आइए हम आगे समझते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कह दे 25 दिन में कितने सप्ताह हैं और कितने शेष दिन हैं। 25 दिन में कितने सप्ताह होते हैं और कितने विषम दिन होता है या फिर शेष दिन होता है, कैसे निकालोगे? अभी हम बताए इसके पहले कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। कितना दिन होता है? 7 दिन। अगर एक दिन बराबर निकालना हो तो देखना ध्यान से, यहाँ 7 और दिन में मल्टीप्लाई है तो 7 इधर आ जाएगा, 1/7 सप्ताह हो जाएगा। तो एक दिन बराबर 1/7 सप्ताह। एक दिन बराबर 1/7 सप्ताह। तो 25 दिन में कितने सप्ताह? 25/7 सप्ताह। और 25/7 का मतलब, जैसे अगर कोई आपसे कहे एक दिन बराबर 1/7 सप्ताह, तो 25 दिन बराबर कितने सप्ताह? 25/7 सप्ताह। अगर 25/7 सप्ताह हो जाएगा तो देखना ध्यान से, जब आप 7 से भाग करोगे, इसका मतलब 7 से भाग करोगे। देखना ध्यान से, दिन में जब आप 7 से भाग करोगे तो कितने सप्ताह निकल के आएंगे? जो आपका भागफल मिलता है, जब हम भागफल लेते हैं, देखना ध्यान, 7 के 21 अगर आ गया तो 25 दिन में 3 सप्ताह, 4 विषम दिन या फिर शेष दिन। क्या? 4 विषम दिन या फिर शेष दिन। अगर आपको दिन दिया हो, क्या दिया हो? दिन दिया हो और आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें कितने सप्ताह हैं और कितने विषम दिन हैं, तो आप क्या करोगे? उस दिन में 7 से भाग कर दो। 7 से भाग करने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा वही आपका सप्ताह है। क्या है? सप्ताह है। और जो नीचे शेष फल प्राप्त होगा
वही आपका विषम दिन है। और उसी विषम दिन के आधार पे हम दिन को बताते हैं। अगर विषम दिन आ गया या शेष फल आ गया 1 तो हो जाता है सोमवार, शेष फल आ गया 2 तो हो जाता है मंगलवार, अगर शेष फल आ गया 3 हो जाता है बुधवार, शेष फल आ गया 4 हो जाता है बृहस्पतिवार, शेष फल आ गया 5 हो जाता है शुक्रवार, और शेष फल आ गया 6 हो जाता है शनिवार। अगर रिमाइंडर अर्थात शेषफल आ गया 0 हो जाता है रविवार। बात समझना, अगर शेषफल आ गया 1 तो हो जाएगा सोमवार, 2 आ जाएगा तो हो जाएगा मंगलवार, 3 आ जाएगा बुधवार, 4 आ जाएगा शुक्रवार, 5 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा तो शुक्रवार, और 6 आ जाएगा शनिवार, और 0 आ गया तो रविवार। देखना ध्यान से, देखना अगर यहां हम शेष दिन लिख दे, शेष फल लिख दे, क्या लिख दे शेष फल, और यहां लिख दे दिन। देखना ध्यान से, अगर शेष फल आ गया 1 तो दिन हो जाएगा सोमवार, हो सकता है बताते समय मिस्टेक हो गया हो। देखना ध्यान से, अगर शेष फल आ गया 2 हो जाता है मंगलवार, अगर शेष फल आ गया 3 हो जाता है बुधवार, अगर शेष फल आ गया 4 हो जाता है बृहस्पतिवार, अगर शेष फल आ गया 5 हो जाता है शुक्रवार, और शेषफल आ गया 6 हो जाता है शनिवार। और यदि शेषफल 0 आ गया हो गया रविवार। क्या हो गया रविवार। अगर शेषफल 0 दिन हो जाएगा रविवार, अगर शेषफल 6 दिन हो जाएगा शनिवार। ये सब मिलेगा कहां से, जब आप 7 से किसी भी दिए गए दिन में भाग करोगे। दिन में अगर 7 से भाग करोगे तो हमेशा शेषफल या तो 1 प्राप्त होगा, या तो 2 प्राप्त होगा, या तो 3 प्राप्त होगा, या फिर 4 प्राप्त होगा, या फिर 5 प्राप्त होगा, या फिर 6 प्राप्त होगा, या फिर 0 प्राप्त होगा। कभी 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 7 प्राप्त नहीं होगा। आप ये भी समझ सकते हैं, जहां 7 आ जाए तो याद रखना वह दिन हो जाएगा रविवार, या फिर आप 7 से 7 में डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, तब आप समझ जाना कि वह दिन हो गया रविवार। तो ये अगर 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर प्राप्त होता है उसी शेष दिन, या फिर इसे बोल सकते हैं विषम दिन। क्या बोल सकते हैं विषम दिन। उसी शेष दिन के आधार पे हम दिन को बताएंगे। बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को लगाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे समझना, जैसे आपसे कोई कह दे 27 दिन है, 27 दिन में कितने सप्ताह होते हैं और कितने विषम दिन होता है, 27 दिन में कितने सप्ताह और कितने विषम दिन, तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 त्रिक 21 हो गया, तो निकल के आया, देखना 7 त्रिक 21। ये जो शेष दिन है यह 6 आ गया, जिसे हम विषम दिन भी बोलते हैं, और भागफल 3 आ गया, जिसे हम सप्ताह बोलते हैं। जो भी भागफल प्राप्त होगा वह हमेशा सप्ताह होगा, और जो शेष फल प्राप्त होगा वह हमेशा विषम दिन होगा, या फिर शेष दिन आप बोल सकते हैं। तो देखना ध्यान से, अगर यहाँ शेष दिन या शेष 6 प्राप्त हो गया, या विषम दिन 6 प्राप्त हो गया, दिन हो जाएगा शनिवार। अभी आप समझना, एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि दिनों में हम हमेशा 7 से भाग करते हैं। दिनों में हमेशा हम 7 से भाग करते हैं। जरूरत हमें इसकी नहीं है। जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमें भागफल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगी शेष फल की।
शेष फल की हमें जरूरत पड़ेगी, ये अपने दिमाग में बना लो, ये अपने दिमाग में नोट कर लो। जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमेशा हम शेष फल को लेंगे, भागफल से कोई मतलब नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में बना लो तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे समझना, अगर कोई आपसे कह दे कि 25 वर्ष में कितनी बार फरवरी 29 की होगी? क्या 25 वर्षों में कितनी बार फरवरी 29 की होगी? तो हम क्या करेंगे, फरवरी 29 के लिए हम जो दिया गया वर्ष है उसमें हम 4 से भाग करते हैं। दिन में हम 7 से भाग करेंगे और वर्ष में हम 4 से भाग करेंगे। और देखना ध्यान से, जब हम 4 से भाग करते हैं तो सिर्फ ये पता चल पाएगा कि फरवरी कितनी बार 29 की होगी, अर्थात जो वर्ष दिया है, जैसे 25 दिया है, 25 में जब आप 4 से भाग करोगे जो भी भागफल प्राप्त होगा वह भागफल उतनी बार, जो भी भागफल मिलेगा उतनी बार फरवरी 29 की होगी, अर्थात उतना लीप वर्ष होगा। जैसे 4 से 25 वर्ष में भाग करोगे, 4 छंग 24, यह शेषफल 1 आया, अर्थात 1 वर्ष, 1 वर्ष। जब 4 से 25 वर्ष में डिवाइड किए तो हमें मिल गया 6 वर्ष, अर्थात 6 लीप वर्ष। क्या मिल गया? 6 लीप वर्ष। 6 बार फरवरी 29 की होगी। आप हमारी बात समझिए, जब आप यहां से स्टार्ट करोगे तो 4 में एक बार फरवरी 29 की, फिर 8 में एक बार फरवरी 29 की, फिर 12 में एक बार फरवरी 29 की, फिर 16 में एक बार फरवरी 29 की, फिर 20 में एक बार फरवरी 29 की, फिर 24 में एक बार फरवरी 29 की, और एक बार यहां फरवरी 29 की। 1 2 3 4 5 6 सॉरी एक बार देखना, चौथे वर्ष फरवरी 29 की, फिर 8वें वर्ष फरवरी 29 की, 2 3 4 5 और 6। एक बार आप देखेंगे जब 0 से स्टार्ट करेंगे, चौथे वर्ष एक बार फरवरी 29 की हो जाएगी, फिर 8वें वर्ष, फिर 12वें वर्ष, फिर 16वें वर्ष, फिर 20वें वर्ष, फिर 24वें वर्ष फरवरी 29 की हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं, इतनी बात को नोट करिए, हर 4 साल बाद ऐसा होता है फरवरी 29 की हो। तो नोट करिए, बात हमारी समझ में आया होगा। एक चीज समझना, जब भी आप वर्ष में 4 से भाग करना तो हमेशा याद रखना, हम भागफल को लेते हैं, शेष फल से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अपने दिमाग में ये 2 चीज याद रखना, दिनों में हम 7 से भाग करते हैं और हम शेष फल को लेते हैं, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं होगा। और वर्ष में हम 4 से भाग करते हैं, भागफल को लेते हैं, शेष फल से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना अगर आप याद किए हैं तो आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं कर सकता, एक सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। आइए हम आगे समझते हैं। देखना, नोट में एक चीज लिखे हैं, दिन में हम 7 से भाग करते हैं और शेष फल को लेते हैं, भागफल से कोई मतलब नहीं रखेंगे। वर्ष में हम 4 से भाग करेंगे और भागफल को लेंगे, शेष फल से कोई मतलब नहीं रखेंगे। जैसे देखना, दिन में पहला समझते हैं, जैसे पता चला 29 है, 29 में 29 डेज इतना है, 7 से भाग करो, 7 चौके 28, यहां एक दिन आ गया। ये जो बचा ये आपका कितना है? सप्ताह है। क्या है? सप्ताह है। ये आपका विषम दिन है या फिर शेष दिन है। हमें सप्ताह से कोई मतलब नहीं है,
शेष दिन या फिर विषम दिन से मतलब, तो हमें हमेशा इसको लेंगे जब 7 से भाग करेंगे दिन में, भागफल से कोई मतलब नहीं रखेंगे। वर्ष में वर्ष वाला समझना, जैसे पता चला 28 वर्ष है, 28 वर्ष में फरवरी कितनी बार 29 की होगी? आपको पता है यार 4 साल बाद फरवरी 29 की होती है, तो आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 सत्ते 28, 28 वर्षों में फरवरी 7 बार 29 की होगी, 7 बार 29 की होगी। हमसे शेष फल से कोई मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। अगर आप इतना पढ़ लिए हैं तो हम कल आपको बताएंगे, इसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझाना है, मंथ का कोड बताना है, मंथ का कोड बताना और शताब्दी वर्ष का कुछ कोड बताना है। उसके बाद आप कैलेंडर को समाप्त कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, और जो भी क्वेश्चन रहेगा बहुत ही आसानी से आप लगा पाएंगे। अगर इतना आपको पता है तो कल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से क्वेश्चन करेंगे और आप इतना कम समय में उस क्वेश्चन को लगा पाएंगे कि आप जितना सोचे नहीं होंगे। चलिए अच्छा, हम चलते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।